ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर वन में ये मुझे क्या बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस के एक्स 1 माइनस 2 एक्स पावर 5 इज 20। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि भाई ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इसमें एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट निकलेगा कैसे। इसमें हमारे पास ये वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर से मुझे टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। दूसरा जो ब्रैकेट है वो एज इट इज आएगा। तो दूसरे ब्रैकेट को के मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना है और मुझे के एक्स को मल्टीप्लाई करना है किसी भी टर्म से ब्रैकेट के अंदर वाली, ताकि मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए। अब एक्स क्यूब अगर चाहिए तो मुझे 1 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब वाली टर्म से। और के एक्स किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म से। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस ब्रैकेट में से आपको दो चीजें चाहिए, एक एक्स क्यूब और एक एक्स स्क्वायर, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आप इसको सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ आर अगर एक्सपैंड करोगे तो हो जाएगा 5 CR 1 पावर 5 - R -2x पावर R। अब आपको नजर आ रहा है कि इस पूरी स्टेटमेंट में, पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक जगह पे जो है वो एक्स की पावर है विच इज आर। तो आर इक्वल्स टू रिक्वायर्ड पावर क्या है, 3, तो ये हो गया आर इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब एक तो हमें आर इक्वल्स टू 3 डालना है और दूसरा हम डायरेक्ट आर इक्वल्स टू क्या कर दें, क्योंकि रिक्वायर्ड पावर 2 है और एक्स की पावर सिर्फ आर है। तो दूसरा आर इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, 2 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू 3 डालेंगे, 5 C 3 1 पावर 5 - 3 -2x पावर 5 माइनस सॉरी 3। ये कितना आ गया बेटा, 10। 1 तो 1 ही रहा और -2x का क्यूब हो जाएगा -8x क्यूब। यह आ गया -80x क्यूब। और 2 डाला तो 5C 2 1 पावर 5 - 2 -2x पावर 2। यह आ गया 10। और 4x स्क्वायर ये बन गया 40x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करना था एक्स क्यूब वाली टर्म से ना, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -80x क्यूब से। यहाँ गया -80x क्यूब। और के एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना था, 40x स्क्वायर से। दिया गया 40 KX क्यूब। अब इसने, अब हमारा फाइनल एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बना, देखो बेटा जब भी कोफिशिएंट की बात करते हैं ना, जब भी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो हम के को हटा देते हैं। तो ये बन गया मेरा -80 +40 के। और इसने बोला है कि ये इक्वल आना चाहिए 20 के, तो इसको इक्वल टू 20 कर दो। यहां से हम के की वैल्यू निकालेंगे, 40 के इक्वल्स टू 100। के की वैल्यू आ गई 100 / 40, which will be equal to 2.5। ठीक है, ये आ गई हमारी के की वैल्यू। क्लियर है बेटा सबको। बोलो ना भाई, खामोश क्यों हो। चलो नेक्स्ट।
The point, the first, second and third terms of a geometric progression are 2p plus 6 minus 2p and p plus 2. सबसे पहले बोला है कि सम टू इन्फिनिटी प्रोग्रेशन निकाल दो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे सम टू इन्फिनिटी के लिए? मुझे ना पता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और जब भी एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी हमारे पास टर्म्स में कुछ अननोन हो, जब भी हमारे पास अननोन टर्म्स हो, टर्म्स में कुछ अननोन्स हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये काम हमेशा करना होगा जब भी हमारे पास टर्म्स के अंदर कुछ अननोन वैल्यूज हो, मतलब एक्स हो, वाई हो, पी हो, जैसे यहाँ पे टर्म दी हुई हो और उस तरह से टर्म के अंदर कोई अननोन वैल्यू हो, तो आप क्या करोगे? अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप करना डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। मतलब जैसे यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो मैं क्या करता? मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता और उसको इक्वल करता थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो मैं क्या करता? सेकेंड टर्म माइनस करता प्रीवियस यानी फर्स्ट टर्म से, और उसको इक्वल करता थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से। फिर उस इक्वेशन को मैं अरेंज करता तो मेरे पास जो है वो जो भी अननोन होता वो आ जाता, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम होता है, हम जैसे भी निकालें। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जैसे कि, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन रेशो होता है। तो हम यहाँ पे कॉमन रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो हम यहाँ करता मैं 2t सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई भी टर्म दी हुई हो, आप वो वाली और उससे पीछे वाली दो पेयर इस तरह से बना लेना और उनका रेशो निकाल लेना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, यानी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसके साथ से सॉल्व करना भी शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म मतलब माइनस 2p डिवाइडेड बाय 2p प्लस 6 इक्वल टू कर देंगे, और थर्ड टर्म क्या है? p प्लस 2 डिवाइडेड बाय उसके पीछे वाली टर्म क्या है? माइनस 2। ये काम आप हमेशा करोगे जब भी आपको टर्म्स के अंदर कोई अननोन वैल्यूज गिवन हो। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो माइनस माइनस करके इक्वल कर देना, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो डिवाइड करके इक्वल कर देना। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करके यहाँ पे आराम से p की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो माइनस 2p मल्टीप्लाई माइनस 2p क्या रहेगा? 4p² इक्वल्स टू p प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2p प्लस 6। कितना रहेगा ये? 4p² इक्वल्स टू, इसको खोलेंगे, रहेगा 2p² प्लस 6p प्लस 4p प्लस 12। इसको रीअरेंज करते हैं, 4p² हो गया, वहां जाके माइनस हो जाएगा तो रहेगा 2p² और माइनस 10p माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मैं p की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। एक वैल्यू p की 6 आ रही है, दूसरी वैल्यू p की -1 आ रही है। अच्छा, इसने बोला है p इज पॉजिटिव, तो हम p की माइनस वाली वैल्यू इग्नोर करके a की p की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे 6। अब जब p की वैल्यू 6 आ गई, अब मैं सम टू इनफिनिटी निकाल सकता हूँ। लेकिन सम टू इनफिनिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? फॉर्मूला क्या है सम टू इनफिनिटी का बेटा? a/1 - r। यानी हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होगी बेटा? फर्स्ट टर्म के लिए ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रही हमारी 2p प्लस 6। p की वैल्यू इसमें डाल दो, तो 2 6 + 6 ये आ गया 18, मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। रेशो निकाल लेते हैं। जब रेशो निकाल रहे होंगे तो कैसे निकालोगे बेटा? आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 18 है। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या बनेगी? -2 मल्टीप्लाई बाय 6 -12। तो रेशो कैसे आएगा? -12 डिवाइडेड बाय 18।
कितना आ जाएगा ये, -2/3। ठीक है, ये आ गया आपका रेशो। ये दोनों चीजें क्लियर है बेटा? अगर किसी को नहीं क्लियर तो पूछ लो। फर्स्ट टर्म और रेशो क्लियर है? अब सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला लग सकता है। A/1 - R मतलब 18/1 - R की जगह लगा दिया -2/3। कितना आ गया ये, 18/1 -2/3। 54/5 यानी 10.8 मेरा जो है वो सम टू इन्फिनिटी आ गया। डन है। चलो आगे करते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये, कि the equation of the curve is this and the equation of the line is this. Find the all values, show that for all values of m the line intersects the curve at two distinct points. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, b² - 4ac लगाते हैं। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac लगाएंगे। यानी सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मर्ज। दोनों इक्वेशंस को मर्ज करेंगे तो हो जाएगा 6x + 4 = 2x² प्लस 2mx ब्रैकेट खोलना प्लस m। ठीक है, और सबको एक साइड पे लेके आओगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 2mx -6x प्लस m-4 = 0। सबको एक साइड पे ले आया। यहाँ से x कॉमन निकाल लेता हूं ताकि पता चल जाए x के साथ क्या है, यानी b की वैल्यू हमें पता चल जाए। और m-4। अब ए बी सी की वैल्यूज आप वैसे तो पता होंगी आपको, लेकिन है ना, एक काम क्या करो, लिख लिया करो साइड में तो इजी रहेगा। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2m - 6 है, सी की वैल्यू m-4 है। ठीक है, इस पे भी इसको -4ac लगाना है हमें। ग्रेटर देन 0 हमें शो करना है। हमें ये शो करना है कि इसका जो बीस का -4ac है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका बीस का -4ac लगाओ। क्या होगा, 2m - 6 का होल स्क्वायर। देखो हमें शो करना है, गिवन नहीं है। हमें ये शो करना है कि इसका बीस का -4ac हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो b² हो गया 2m - 6 होल स्क्वायर -4ac। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, a² हो जाएगा 4m² -2ab प्लस b² यानी 36। फिर ये वाला ब्रैकेट खोलोगे तो ये जाएगा -4 × 2 -8 × m -8m -4 × 2 -8 -4 ये हो जाएगा +32। ये हो गया 4m² -2 × 4 4 6 24m -8m 36 और +32 कितना हो गया, 68। ये हो गया 4m² -32m +68। ये मेरी अभी तक के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि इसका आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। आपको क्या बताना है कि इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा बेटा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब ये कैसे बताओगे आप, किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का अगर आपको ये चेक करना है कि उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है हमेशा या नेगेटिव आ रहा है, तो आप क्या चेक करोगे, आप क्या चेक करोगे,
उसको जो है ना इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको अगर, बल्कि एक काम करो, ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको शो करना है कि वो हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो, तो वो कैसे शो करते हैं? क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है कि शो करो कि दिस विल बी जो है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। अगर बोलता है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो आपको शो करना होता कि लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ये शो करना है कि उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, तो आप क्या करो, आप उसका निकाल लो टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अगर अगर आपका कर्व जो है वो मिनिमम शेप है, यानी यू शेप है, और उसका जो टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो ये शो हो जाएगा कि हमारे पास हमेशा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। क्यों? अगर देखो, दोबारा सुनो मेरी बात, अगर हमारा कर्व मिनिमम शो हो जाता है, मिनिमम तो शो है, मिनिमम तो है ही ना ये। मिनिमम क्यों है? क्योंकि एक्स एम स्क्वायर के साथ प्लस लिखा हुआ है, तो ये मिनिमम। अगर हमारा कर्व मिनिमम है और उसका y कोऑर्डिनेट मेरे पास पॉजिटिव आ जाता है उसका टर्निंग पॉइंट का, तो इसका मतलब वो ग्राफ कैसा बन रहा होगा? वो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा ऊपर की तरफ ऐसे, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो टर्निंग पॉइंट का वो पॉजिटिव है। तो अगर टर्निंग पॉइंट ही हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसकी सारी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव ही चल रही होंगी। तो इस तरह से आपका शो हो जाएगा कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें क्या करना है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह से सवाल आएगा, आप उसका टर्निंग पॉइंट निकाल लेना, और अगर उसका टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया तो खुद ब खुद शो हो जाएगी ये बात। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 4 × 2 8m -32, और इसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। यहां से m की वैल्यू क्या आई? 4 आ गई। ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट क्या आया? 4 आ गया इसका। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। y कोऑर्डिनेट 4 के ऊपर चेक करो जरा, क्या आता है? 4 × 4 का स्क्वायर -32 × 4 +68, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो टर्निंग पॉइंट है हमारा वो 4,4 है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने शो कर दी पॉजिटिव, तो ये खुद ब खुद शो हो गया कि हमारा जो है वो हमेशा इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, हम यहाँ पे बोल देंगे कि इसका जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई 4 का मतलब है कि इसकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो 4 या 4 से बड़ी होंगी। तो इसकी सारी वैल्यूज अगर 4 से बड़ी होंगी, तो ये आया कहाँ से था? ये आया p² - 4ac से। तो हमने शो कर दिया कि दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, और क्योंकि ये ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसलिए ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। समझ में आई बात? पूरा पहले हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए, उसके बाद हमने बस ये शो करना था कि दिस विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव आंसर, कभी भी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? समझ आ गई बेटा?
अच्छा चलो अगले पे जाते हैं। दोबारा से अरिथमेटिक जेबीजीबी का सवाल है। इसने दिया हुआ है एस एन दिया हुआ है इज गिवन बाय केथ टर्म इन द प्रोग्रेशन इज ग्रेटर देन 200 फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। केथ टर्म वगैरह की बात तो बाद में आएगी, पहले तो आप इसमें निकालोगे फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल आप तक तब सॉल्व नहीं करोगे जब तक आपके पास फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ना हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल जब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ना हो। तो कुछ भी इक्वेशन है, जो भी आपका सवाल है, सबसे पहले आप उसी पे जाओगे कि भाई क्या आपको फर्स्ट टर्म पता है, क्या आपको डिफरेंस पता है, क्या आपको रेशियो पता है। अगर ये चीजें नहीं पता तो पहले आप जो है वो चीज फाइंड करने पे जाओ। तो वो चीज फाइंड कैसे होगी बेटा, इसने मुझे सम का फॉर्मूला दिया है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, n 1 स्क्वायर प्लस 4 1 5। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू की एक टर्म का सम जो है वो 5 है। तो शुरू की एक टर्म का सम 5 का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट टर्म ही 5 है? बताओ भाई, ये बात समझ में आती है कि अगर मेरी शुरू की एक टर्म का सम 5 है तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट टर्म ही 5 है, राइट? बोलो ना भाई, हाँ कि ना? ठीक है। अब अगर मैं n इक्वल टू टू इसमें डालूंगा, n इक्वल टू टू इसमें डालूंगा तो मुझे दो टर्म्स का सम मिल जाएगा। 2 स्क्वायर प्लस 4 2 कितना आ गया, 4 + 8 ये आ गया 12। तो दैट मीन्स के शुरू की दो टर्म्स का सम मेरे पास 12 है। अब एक बात बताओ, खुद सोच के थोड़ा सा बताओ कि अगर पहली टर्म 5 है और दो टर्म्स का सम जो है वो 12 है तो सेकंड टर्म कितनी होगी? जल्दी बताओ। दो टर्म्स का ये सम 12 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो हाँ, सेकंड टर्म 7 होगी। 12 में से 5 माइनस कर दिया 7। यस यस राइट। ठीक है। और मुझे अगर फर्स्ट टर्म पता चल गई 5, सेकंड टर्म पता चल गई 7, तो मैं यहां से बेटा डिफरेंस निकाल सकता हूँ। कितने का आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। सही है, समझ में आ गई बात। इन सारी मेहनत के हमें सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं, तो इसलिए आपको फौरन से सोच के फौरन से ये काम करना है। अभी तक जितनी हमने काम किया है उसके हमें सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं अभी तक, अभी हमें 3 मार्क्स और लेने हैं। ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, हमने डिफरेंस निकाल लिया, अब हम जा रहे हैं केथ टर्म। द केथ टर्म इन द प्रोग्रेशन इज ग्रेटर देन 200। केथ टर्म का मतलब है कि टर्म का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो वो है a + n - 1d। केथ टर्म का मतलब है n की जगह पे k डालना है। ए कितना है हमारा, ए फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 5, प्लस n की जगह पे डालना है k, डिफरेंस की जगह पे 2। वो बोला ग्रेटर देन होना चाहिए ये 200, तो इसको ग्रेटर देन 200 कर देते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, 5 + 2k - 2 इज ग्रेटर देन 200। 5 - 2 3, 3 में आ जाके माइनस करवा देते हैं, 2k इज ग्रेटर देन 200 - 3 197। थोड़ी सी इक्वेशन में जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जिन चीजों पे टाइम लगाना है एक्सप्लेन करने में उस पर एक्सप्लेन कर टाइम लगा रहा हूँ। बाकी मैं जो है वो चीजों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास के जो है वो ग्रेटर देन आया है 98.5, तो 98.5 नहीं लेंगे हम, 99 ले लेंगे। ठीक है, आसान सा सवाल था, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। द फंक्शंस f and g are defined by this, find the value of f g7। सबसे पहले क्या करोगे, f और g को मर्ज कर दोगे, यानी f के अंदर x की जगह पे ये पूरी चीज रखनी है। तो ये हो जाएगा 4/x+1 -2, और x की जगह पे 7 डालना है। तो 4/7+1 -2। फर्दर सॉल्व कर लो इसको, 4 4 16 हो गया, नीचे 8 आ गया -2, 16/8 8 - 2, फाइनल आंसर आ गया 6।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी इनवर्स। यार अब इसमें एफ इनवर्स भी बनाना पड़ेगा और जी इनवर्स भी बनाना पड़ेगा। वो चलो जल्दी जल्दी। एफ इनवर्स सबको आता है भाई, ये बहुत आसान सा सवाल है। एफ एक्स की दिया हुआ है 4x-2। ठीक है, इसमें मसला नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जल्दी जल्दी से एफ इनवर्स बनाता हूं मैं। ठीक है, एक्स को सब्जेक्ट बनाया तो एफ इनवर्स एक्स हमारा बन गया x+2/4। फिर हम बना लेते हैं जी इनवर्स। ये क्या है, y = 4/x+1, y = 4/x+1। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये x+1 = 4/y। बेटा एक चीज सुन लो, यहाँ पे x+1 जाएगा तो पूरा वहां जाएगा। सिर्फ x को उधर नहीं भेज सकते, सिर्फ 1 को उधर नहीं भेज सकते, पूरा x+1 शिफ्ट होगा। 1 को भी हटा देंगे तो x = 4/y-1। लास्ट स्टेप हो जाएगा जी इनवर्स x = 4/x-1। ठीक है, डन हो गया, क्लियर है सबको। दोनों को आपस में इक्वेट करना है तो ये जाएगा x+2/4 = 4/x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप कैल्सियम ले लो। x+2/4 = 4/4 - x/x। ठीक है, एलसीएम लिया, x को इससे मल्टीप्लाई कराया, 4 - x/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा, x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x × x, x×2 = 4 × 4 16, 4 × x 4x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यार ये तो। x² + 6x - 16 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जल्दी से। 1 6 - 16 और ये आ गया, x की वैल्यू एक तो 2 आ रही है भाई, और दूसरी आ रही है -8। चेक करते हैं कुछ इसने लिमिटेशन तो नहीं दी हुई। इसने बोला है सही है, दोनों फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, दो वैल्यूज आ सकती हैं, दोनों वैल्यूज हम छोड़ देंगे यहीं पे। ठीक है भाई, जल्दी से बता दो क्लियर है या नहीं। थोड़ा जल्दी से निकाले ये सवाल क्योंकि आसान था। अच्छा, अगला बोल रहा है प्रूव द आइडेंटिटी 1/cos x - 10x 1/sin x +1। एक सेकंड जरा रुकना है, जो नहीं है मैं जरा वो फॉलो अप ले लूंगा। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले तो एक काम करो, हमेशा है ना जब भी tan हो ना, tan को फौरन से चेंज करके साइन और कॉस में ले आओ। तो ये हुआ 1/cos x -sin x/cos x 1/sin x +1। ये हो गया हमारा, क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - sin x/cos x। और इसका मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 1 + sin x/sin x। अब मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाली टर्म्स को तो 1 + sin x 1 - sin x, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a - b के हिसाब से a² - b²। और नीचे sin x cos x ऐसे ही लिख देता हूँ। और 1 - sin² x को मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, cos²x। जल्दी से मुझे बताओ कि यहां से ये तीनों स्टेप्स क्लियर हैं या नहीं। फ्रॉम दिस टू दिस, जल्दी से, अगर किसी को भी नहीं समझ आया ये स्टेप तो बता दो फौरन से। अच्छा, लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं बस इसका। cos एक और cos कैंसिल हुआ,
बचा मेरे पास cos x अपॉन साइन एक्स, और cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, 1/tan x। टेन एक्स साइन एक्स अपॉन cos x होता है, तो 1/tan x हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स। ये हमने प्रूव कर दिया आइडेंटिटी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इसी को सॉल्व करने का बोल रहा है, तो इस पूरी चीज की जगह पे जो हमने प्रूव किया था 1/tan x वो लिख सकता हूं, इक्वल्स टू आ जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स। आगे क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा tan³ x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, tan³ x 1/2, तो tan x आ गया इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, tan इनवर्स करना है, बेसिक एंगल निकालना है। तो tan इनवर्स कर देते हैं क्यूब रूट ऑफ 1/3, और डिग्रीज में जाना है, या आ गया 34.5। बेटा ये डिग्री रेडियन की बिला वजह के मार्क्स लूज मत करना प्लीज, मैं हर दफा बोलता हूँ, क्योंकि हर दफा बच्चे ये गलती करते हैं और फजूल फजूल के मार्क्स लूज कर देते हैं। डिग्री में चाहिए होते हैं रेडियन में करके आ जाते हैं, डिग्री रेडियन में चाहिए होते हैं डिग्री में करके आ जाते हैं। तो इन चीज के मार्क्स नहीं छोड़ना। और दूसरी बात, अपना डिग्रीज का जो एंगल है वो हमेशा 2 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। हर दफा बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आंसर को कितने डेसिमल प्लेस तक रखें, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रखें। बेटा आपको इंस्ट्रक्शन जो दी होती हैं वो पढ़ने के लिए दी हुई होती हैं। यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है, गिव नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कोई भी आंसर आपको देना है अगर, तो आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दे सकते हो, या फिर 1 डेसिमल प्लेस इन प्लेस। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, मैंने 2 डेसिमल प्लेस बोला था। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि एंगल्स के केस में 1 डेसिमल प्लेस तक देना है आंसर, अनलेस अ डिफरेंट डिग्री इज स्पेसिफाइड। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डेसिमल प्लेस तक दो, तो फिर आपको 2 देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर आप जो है वो 1 डेसिमल प्लेस पे अपने डिग्रीज को दोगे, और बाकी कोई और वैल्यू अगर नॉन एग्जैक्ट आ रही है तो फिर आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक दोगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। टैन क्वाड्रेंट्स पे जाएंगे अगर, तो टैन के क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव वाले कौन कौन से होते हैं, ए और टी। तो ए का आंसर क्या आ गया, ए का आंसर तो यही है 34.7। टी का होगा 180 प्लस 34.7, लेकिन मैं अगर अपनी रेंज चेक करूं तो वो सिर्फ 0 से 180 तक है, तो हमारा एक ही आंसर आएगा 34.7। ठीक है, क्लियर है ये बात, जल्दी बोलो। आई गॉट 38.4। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 1/3 लिख दिया, 1/2 लेना था, 38.4 ही है सही। थैंक यू। भाई 38.4 ही है, मैंने क्यूब रूट ऑफ 1/3 ले लिया था गलती से। ठीक है सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट 47 लाइज ऑन द कर्व। अच्छा, अगर आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं बाकी बच्चों को ही बोलूंगा जो नहीं कर रहा कि कोशिश करो कि मेरे साथ साथ सॉल्व करो, तो खुद जब हाथ चलेगा ना तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा कंपेयर टू अगर सिर्फ देखोगे। तो साथ साथ करते रहो सॉल्व।
The point 47 lies on the curve y equals to fx and it is given that f dash x दिया हुआ है इसने. f dash x का मतलब है इसने मुझे डिफरेंशिएशन दी हुई है. A point moves along the curve in such a way that the x coordinate is increasing at a constant rate of 0.12 units per second. मतलब इसने मुझे रेट ऑफ चेंज x का दिया हुआ है dx अपॉन dt दिया हुआ. कितना है 0.12. अच्छा एफ एक्स लिखा हुआ है इसने. मैं अपनी आसानी के लिए जो है वो ये एफ डैश एक्स जो है इसको मैं डी वाई अपॉन डी एक्स अज्यूम कर लेता हूँ कि ये है 6x पावर -1 अपॉन 2 माइनस 4x पावर -3 अपॉन. फाइन क्या करना है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y. मतलब चेन रूल बना लेते हैं जल्दी से. डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वाई ऊपर डी टी नीचे. तीसरी चीज आ गई डी एक्स डी एक्स. ठीक है, ये आपको खुद सोचना है और वो वही लगेगा जिसका रेट दिया होगा हमें हमेशा. तो डी वाई अपॉन डी टी, सॉरी डी, इसने बोला एक्स इक्वल टू 4 पे ना, तो एक्स इक्वल टू 4 इसमें तो डालें पहले हम. 6 4 -1 अपॉन 2 -4 4 -3 अपॉन 2. पूरा पूरा कैलकुलेटर में छाप दो. 6 ब्रैकेट 4 पावर -1 अपॉन 2 -4 ब्रैकेट 4 पावर -3 अपॉन 2. ये आ गया 5/2 यानी 2.5. तो यहाँ पे रख दो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रख दिया 2.5, डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पे रख दिया 0.12 और ये आ गया हमारे पास 0.3. ठीक हो गया. आगे बढ़े. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व. अब देखो डिफरेंशिएशन आपको दी हुई है. डिफरेंशिएशन हमें दी हुई है. क्या डिफरेंशिएशन दी हुई है हमें? 6x पावर -1 अपॉन 2 -4x पावर -3 अपॉन. अब डिफरेंशिएशन से अगर हम जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से हम अगर वो निकालना चाहें अपनी इक्वेशन ऑफ कर्व, तो कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हम उसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करने के लिए हमें करनी पड़ेगी पावर +1 दोनों में और नई पावर डिवाइड कर देंगे. तो ये जाएगा 6x पावर -1 अपॉन 2 +1 कितना हो जाएगा 1/2. तो 6x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2. और डिवाइड बाय 1/2 करने से बेटर ये नहीं है बेटा कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर. डिवाइड बाय 1/2 भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ रहा हो तो आप उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. -4x -3/2 +1 कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा -1/2. तो -1/2 से डिवाइड करने से बेटर है कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय -2 कर दूं. सही है. और प्लस सी तो आएगा और ये आ गया इक्वल्स टू वाई. यहां तक क्लियर है सबको? पावर +1 करिए, नई पावर डिवाइड करिए, प्लस सी लगाया है बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने. ठीक है. अब क्या करो? 2 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो गया 12x पावर 1/2 -4 मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो गया +8x पावर -1/2 प्लस सी और y इक्वल्स टू. इस भाई ने हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑलरेडी कि भाई ये कोऑर्डिनेट है लाइज ऑन द कर्व. इसको पुट कर देते हैं. x की जगह 4, y की जगह 7. तो ये हो गया 7 इक्वल्स टू 12. x की जगह 4, x की जगह 4 अगेन प्लस सी. यहां से कैलकुलेटर में सी निकाल लो डायरेक्ट. 7 -12 ब्रैकेट 4 पावर 1/2 -8 ब्रैकेट 4 पावर -1/2. ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर फेंको चीजों को. सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? यहाँ से आ गई हमारी -21. हमारी इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू
12x पावर हाफ प्लस 8x पावर माइनस हाफ माइनस 21, ये बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, डन है बेटा? क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, आधे घंटे में हमें बाकी पेपर कंप्लीट करना है बस। In the diagram ABC is an isosceles triangle where AB equals to BC, R दिया हुआ है, isosceles triangle दिया हुआ है, मींस ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ABD इज अ सेक्टर, यानी ये पूरा एक सेक्टर है। अगर ये पूरा एक सेक्टर है दैट मींस ये DB जो है ये आपकी आर्क लेंथ होगी, ये हमारी आर्क लेंथ होगी, और ये अगर रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस होगा R। ठीक है, और एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। जल्दी से मुझे बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फॉर्मूलाज नहीं बताना, सिर्फ बताओ पहले क्या निकाल सकता हूँ, फिर क्या निकाल सकता हूँ, माइनस करूँ प्लस करूँ, ये बताओ मुझे पहले जल्दी से। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालूंगा, पहले क्या निकालूं बाद में क्या निकालूं, किसको किससे माइनस करूं या पहले प्लस? सेक्टर पहले माइनस। सेक्टर, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, पक्की बात है? हाँ, सेक्टर माइनस ट्राइंगल या ट्राइंगल माइनस सेक्टर? सेक्टर माइनस ट्राइंगल। बेटा सेक्टर, एक बात सुनो, मैंने आपको जो है वो 10 रुपए दिए, और मैं आपको बोलूं कि भाई अभी अभी जो मैंने आपको 15 रुपए दिए हैं वो मुझे वापस करो और बताओ आपके पास कितने पैसे बचेंगे, तो क्या ये जायज बात है? हाँ, मैं आपको 10 रुपए दे के बोलूं 15 रुपए वापस करो, करोगे कभी? बोलो नहीं ना। नहीं ना? नहीं, क्यों? क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू कैसे माइनस कर सकते हो आप? तो सेक्टर छोटा है या ट्राइंगल छोटा है? ट्राइंगल छोटा है। क्या हो गया मेरे भाई, सेक्टर ये है और ये ट्राइंगल है। अच्छा, सही सही। सेक्टर छोटा है, ट्राइंगल छोटा है? सेक्टर। सेक्टर छोटा है, तो हम बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। तो हम पहले निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया, वो आएगा, अच्छा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो है वो क्या क्या है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ AB साइन सी। एक मिनट, हाफ ए बी साइन सी, लेकिन उसके लिए हमारे पास एंगल ये वाला होना चाहिए ना, वो बहुत थोड़ी सी जो है वो लंबी वर्किंग चली जाएगी, लेकिन चलो कर लेते हैं। देखो, एक तो आप ये करो कि आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, बल्कि वहां तक नहीं ले जाता मैं, छोड़ो आसान तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम क्या करते हैं, हम इसको आधा कर देते हैं, हम इसको आधा तोड़ लेते हैं। जब इसको मैं आधा तोड़ूंगा तो अब मेरे पास जो है वो ये वाली साइड थीटा है, कैलकुलेटर रेडियन मोड में होगा सर जी, बेटा रेडियन मोड में होगा, लेकिन अभी तो हमें थीटा और वगैरह दिया हुआ नहीं है ना, तो उसका मसला नहीं है। अच्छा ये देखो, ये मेरे पास थीटा दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया हुआ है आर, मैं क्या करता हूँ इसकी बेस निकाल लेता हूँ, बेस निकाल लेता हूँ और इसकी हाइट निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल की मैं बेस और हाइट निकाल लेता हूँ, कैसे निकालूंगा बेटा? थीटा अगर ये है तो इसकी बेस क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे एक्स लेता हूँ तो ये आएगा एडजेसेंट हाइपोटेनस कॉस लगेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, तो ये आ गया आपके पास आर कॉस थीटा। सही है, और हाइट क्या आएगी, हाइट के लिए मुझे साइन थीटा लगाना पड़ेगा, ये वाई साइन थीटा लगाना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो y आ गया मेरे पास r साइन थीटा। ये मैंने एक ट्राइंगल को ब्रेक करके उसकी बेस और हाइट निकाल ली। ये क्लियर है बेटा सबको?
अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और क्योंकि ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट क्या बना बेटा, r² साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्लियर है सबको? ठीक सर है, 2 क्यों मतलब है? क्योंकि दो ट्राइंगल्स है ना भाई, एक ये छोटा ट्राइंगल, एक ये वाला इसी तरह का बराबर में है, सही है। तो पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये सेक्टर बना हुआ है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आराम से निकल जाएगा। अब शेडेड रीजन का फॉर्मूला बना दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। बस ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि और हमें कुछ वैल्यूज पता ही नहीं है कि हम इसके अंदर पुट करें, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो। In the case where r equals to 10 and theta equals to 0.6, find the area perimeter of the shade region। अब जल्दी से बताओ, पेरीमीटर में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? पेरीमीटर होती है बाउंड्रीज, तो पेरीमीटर में एक तो ये आ रही है आर्क लेंथ। ठीक है, साथ साथ निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे निकालोगे बेटा? आर्क लेंथ निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। रेडियस इसने आपको दिया हुआ है कितना, 10, और थीटा दिया हुआ है 0.6, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6, आर्क लेंथ हमारी आ गई 6। एक साइड तो हमने निकाल ली। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, ये आर, ये तो एज इट इज पूरा पूरा ऐड हो जाएगा, इसके लिए तो कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास है ये डीसी। अब ये डीसी कैसे निकलेगा? डीसी निकालने के लिए मुझे पता है कि ये लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, ए से लेके डी तक, आर। अगर मैं किसी तरह से ये पूरा एसी निकाल लूं, उसमें से मैं ये आर माइनस कर दूं जो मुझे पता है 10, तो मेरे पास बाकी का डीसी मिल पता चल जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? जल्दी बोलो। अगर मैं पूरे एसी में से ए डी निकाल दूं विच इज 10, विच इज रेडियस, तो मेरे पास डीसी आ जाएगा। अब एसी निकालने के लिए क्या करोगे भाई, आपके पास यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 0.6, आपके पास यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 10, यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है 10, यहाँ पे आपके पास एंगल है 0.6। मुझे निकालनी है ए सी की लेंथ। कौन सा रूल लगेगा? क्या रूल लगाऊं? कोसाइन रूल लगा दूं? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा पूरा। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, कोई बताएगा? कोसाइन रूल के लिए तो एंगल चाहिए होता है और उसके बराबर वाली दोनों साइड्स चाहिए होती हैं, तो सामने वाली साइड आती है ना। तो हमें अगर ये 10 पता है, ये 10 पता है, हमें ये वाली साइड चाहिए, तो उसके लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा। कैसे निकलेगा ये वाला एंगल? पाई माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड। अगर ये डिग्रीज में होता तो मैं 180 में से दो एंगल्स माइनस करता, लेकिन क्योंकि ये रेडियंस में है, तो पहले हम निकालेंगे एंगल। एंगल निकाल लेते हैं, आई माइनस 0.6 प्लस 0.6, क्योंकि रेडियंस है तो इसलिए 0.6 कर रहा हूं। तो ये हो गया पाई माइनस 0.6 माइनस 0.6, ये आ गया 1.94। तो एंगल आ गया मेरे पास 1.94 रेडियंस। अब मैं यहाँ पे कॉस रूल लगा के सामने वाली साइड निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस 1.94 इक्वल्स टू बराबर वाली दो साइड्स का स्क्वायर ऐड होगा, सामने वाली साइड मुझे नहीं पता, माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में आंसर निकाल रहा हूँ, आप लोग भी चेक क्रॉस चेक कर लेना उसको।
कैलकुलेटर को रेडियन मोड में डाल दो। भाई मेरा आ रहा है 16.5, यानी पूरी एसी की लेंथ 16.5 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी डी। तो सी डी हो जाएगा 16.5 माइनस 10 यानी 6.5। अब हम फाइनल अगर पेरीमीटर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक तो हमारा जो है वो आर्क लेंथ आई थी ऊपर 6, एक हमारा आर था पूरा पूरा स्ट्रेट 10, और एक अभी हमने निकाला 6.5। तो टोटल हो गया मेरे पास कितना, 22.5। क्लियर बेटा सबको? सर आपने आर्क लेंथ क्यों ली? भाई शेडेड रीजन में आर्क है ना मेरी, नहीं तो ये तो अंदर है ना। शेडेड रीजन की बाउंड्रीज में तो है ना बेटा। अच्छा सही है। शेडेड रीजन के आसपास जितनी भी लाइनें हैं सारी लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको अभी स्किप कर रहे हैं। अगला, the diagram shows part of the curve and its minimum point which lies on the x axis। ठीक है, x axis पे lie कर रहा है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर dy ओवर dx। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, 6 मार्क्स का सवाल है ये, सबके दो दो मार्क्स हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा, पहले ऊपर लाना पड़ेगा इसको, पहले हमें इसको ऊपर लाना पड़ेगा और फिर हम पावर को पीछे ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, और फिर ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन भी बाहर आएगी। याद है ना सबको, ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन भी बाहर आएगी -2, और माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन तो -1 हो गई। तो मेरा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया -4 3 -2x, और पावर एक कम भी करनी थी, तो -2 -1 कितना हो गया, -3, और ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन -2 -1। अच्छा, -2 को भी मैं -4 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। तो फाइनल डी वाई ओवर डी एक्स आया 8 3 -2x पावर -3 और -1। ये क्लियर है सबको? -1 बेटा माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन ना इफरा, माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन -1 कर दी ना डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा ये तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब एक और दफा डिफरेंशिएशन भी करनी है, डबल डिफरेंशिएशन करनी है। तो दो दफा डिफरेंशिएशन करोगे तो अब पावर को पीछे मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो डबल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं अब। तो 8 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया -24, ब्रैकेट नहीं छेड़ा, पावर एक कम कर दी, -3 से -4 हो गई, और ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन आ गई बाहर -2, और -1 तो खत्म हो गया। -24 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा 48, 3 -2x पावर -4। ये आ गई मेरी डबल डिफरेंशिएशन। तीसरे स्टेप में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब 3 -2x 2 3 -2x 1 क्या था इक्वेशन, 2 3 -2x पावर -2 -x, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे बेटा, पावर +1 बढ़ाओगे, नई पावर डिवाइड करोगे, तो जाएगा 2 3 -2x -2 +1 कितना हो गया, -1, नई पावर डिवाइड करी -1, और ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन अब हम कहा लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और -x की इंटीग्रेशन क्या होगी, -x² अपॉन 2 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो सब खत्म हो गया। ये हो गया 3 -2x पावर -1 -x² अपॉन 2 प्लस सी।
तीन चीजें इसको चाहिए थी, हमने तीनों चीजें इसको निकाल के दे दी। ये आ गया हमारा dy ओवर dx सिंगल, ये आ गया हमारी डबल डिफरेंशिएशन, और ये आ गई हमारी इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है? किसी को कोई मसला तो नहीं है बेटा? अच्छा, अगले बार में बोला फाइंड माय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम का मतलब है dy ओवर dx को इक्वल टू 0। एरिया भी निकालना है, ओके। dy ओवर dx को इक्वल टू 0 करोगे तो dy ओवर dx क्या है बेटा? ये सॉरी, dy ओवर dx ये था, इसको इक्वल टू 0 करना है, तो इसको हम उठा के ले जाते हैं डायरेक्ट यहीं से ही। नहीं हो रहा भाई। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो इक्वल टू 0 करोगे तो पहले 1 उधर जाएगा, हो जाएगा 8। अच्छा, इसको हम जो है ना वो नीचे लिखता है कि क्यूब रूट बना देते हैं, क्यूब बना देते हैं, पावर पॉजिटिव कर देते हैं। 1 -1 को उधर ले जाके +1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 8/1 इक्वल्स टू 3 - 2x का क्यूब। क्यूब हटेगा, क्यूब रूट होगा, तो क्यूब रूट ऑफ 8 आ गया 2 इक्वल्स टू 3 - 2x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 3 - 2 -1 इक्वल्स टू -2x, और x की वैल्यू आ गई 1/2। इसने हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट बोला था, तो y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, मतलब मुझे जो है वो इंटीग्रेट करना है इसको, और लिमिट्स लगानी है। ठीक है, अब इसमें लिमिट्स कौन कौन सी लगेंगी? लिमिट्स इसमें लगेंगी हमारी, देखो ये जो शेडेड रीजन है ये निकालना है। शेडेड रीजन निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे कर्व को, और कर्व को इंटीग्रेट करके उसमें लिमिट्स कौन सी लगाओगे बेटा? उसमें आप लिमिट्स लगाओगे ये वाली और ये वाली। ये वाला पॉइंट हम अभी अभी निकाल चुके हैं 1/2, यानी आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स लगानी है 0 और 1/2 की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें सिर्फ इसमें लिमिट्स लगानी है। ये इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं, हमें सिर्फ इसमें क्या लगानी है बेटा? लिमिट्स लगानी है। पेस्ट क्यों नहीं करते ये डायरेक्ट? ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट क्या लगा दो? लिमिट्स लगा दो। सी फाइंड करना होगा, हाँ, सी फाइंड करना होगा ना? नहीं नहीं, सी लिमिट्स लिमिट्स लगेंगी तो सी हट जाएगा ना। अच्छा सही है। लिमिट्स लगती है तो सी हट जाता है ना। अच्छा, अब 1/2 डालोगे तो ये जाएगा 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पावर -1 माइनस 1/2 का स्क्वायर/2। कैलकुलेटर में डाल दो पूरा पूरा एग्जैक्ट, कुछ रीअरेंजमेंट सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत नहीं करनी। और -1 और -1/2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 3/8। इससे आ रहा है 3/8। 0 डालोगे तो क्या आएगा? ये जाएगा 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी 3 बचा सिर्फ, पावर -1, और ये तो 0 ही हो जाएगा। इक्वल्स टू 3 पावर -1 कितना होता है? 1/3। फाइनल आंसर निकाल लो, माइनस करके 3/8 -1/3। फाइनल आंसर आ गया 1/24 आपका शेडेड रीजन।
क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, यस नो यस नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पार्शियल करेंगे क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो स्किप कर दूंगा मैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 3 पार्ट वो कर रहे हैं। इसमें ये बोल रहा है कर्व की इक्वेशन दी है, स्टेट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ y, मतलब ये आपसे मांग रहा है इनडायरेक्टली रेंज। और मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था, हम जब सवाल कर रहे थे एक, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालने के लिए आप पूरे फंक्शन में cos x या sin x की जगह पे 0 और 1 पुट कर, 1 और -1 पुट कर देते, हो जाएगा 3 1 + 2 3 -1 + 2। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई 5, लीस्ट वैल्यू आ गई -3 + 2 -1। ठीक है, फिर वो बोल रहा है इसको स्केच भी करके दो, तो इसको हम जल्दी से स्केच भी कर लेते हैं भाई। स्केच कैसे करेंगे भाई? क्योंकि हमें जो है वो सबसे पहले तो हम पीरियड निकालते हैं, इंटरवल्स निकालते हैं ना। कितने का है भाई? 2x का बनाना है। टोटल जो हमारा बनता है वो बनता है 360 के अंदर, डिवाइडेड बाय 2 करा तो आया 180, फिर डिवाइडेड बाय 4 करा तो इसका मतलब मुझे इंटरवल बनाने हैं 45 डिग्रीज के। 45 डिग्रीज के मुझे इंटरवल्स बनाने हैं। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 45 को हम लिखते हैं π/4, ये जाएगा π/4, फिर आएगा π/2, फिर आएगा 3π/2, और फिर आएगा पाई, नहीं सॉरी 3/4 ना। सही है, ये हमने 45 के इंटरवल्स बना दिए। शुरू कहाँ से करना है? अच्छा, अभी के लिए मैं इस +2 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। इंटरवल कहाँ तक जाना है? ऊपर 3 तक जाना है, तो 1 2 3, 1 2 3, ऊपर 3 तक जाना है और नीचे -3 तक आना है, तो 3 फिर 0 फिर -3 फिर 0 फिर 3, ये हमने मार्क कर दिए। अब इन सारे कोऑर्डिनेट्स को मुझे दो दो ऊपर ले जाना है, तो 3 वाला कहाँ चला जाएगा बेटा? 5 पे। 0 वाला कहाँ चला जाएगा? यहाँ 2 पे। -3 वाला कहाँ चला जाएगा? -2 पे। 0 वाला अगेन चला जाएगा 2 पे, और 3 वाला चला जाएगा 5 पे। इन कोऑर्डिनेट्स को आप कर लोगे ज्वाइन, और ये मेरा ग्राफ स्केच हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? पहले पुराने वाले कोऑर्डिनेट्स मार्क करे, सबको ऊपर ऊपर दो दो यूनिट्स शिफ्ट कर दिया, ये मेरा ग्राफ स्केच हो गया। By considering the line y equals to kx, अब देखो y equals to kx की लाइन कैसे होगी? y equals to kx की लाइन हमेशा है ना, होगी डायगोनल में, ऐसे डायगोनल में होगी। y equals to kx का मतलब है ओरिजिन से पास हो रहा है, तो डायगोनल में वो लाइन कैसे भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, सॉरी, ओरिजिन से पास होते हुए ऐसे भी बन सकती है, ओरिजिन से पास होते हुए ऐसे भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है। ठीक है, तो अब अगर वो बोल रहा है कि आपकी जो k की वैल्यू है वो -3x है, मतलब आपकी जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो y इक्वल्स टू -3x बनेगी। अब y इक्वल्स टू -3x का मतलब है कि वो लाइन बनेगी उल्टी, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर लाइन है और वो जो है वो -3 है, वो सॉरी ओरिजिन से पास हो रही है, तो जाहिर सी बात है उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? इस तरह से होगी। अब अगर उस लाइन को मैं प्लॉट करूंगा तो वो अगर वो इस तरह से बन रही है, तो क्या ग्राफ और कर्व, लाइन और कर्व का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है? नो। देखो पॉजिटिव अगर ग्रेडियंट होता ना तो वो इस तरह से बन रही होती, लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट है तो वो इस तरह से बन रही है। तो क्या कर लाइन का और कर्व का कोई जो है वो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन है? नहीं है। और जितनी वाई, जितना आपके पास ये वैल्यू ज्यादा होगी ना, ग्रेडियंट जितना ज्यादा होता है,
उतनी लाइन ज्यादा स्टीप बनती है, यानी अगर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है तो लाइन उतनी ज्यादा स्टीप बनेगी, और ग्रेडियंट जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा जो है वो टेढ़ी इस तरह से बनेगी, क्लोज टू एक्स एक्सिस बनेगी। सही है, तो क्योंकि -3 है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो है वो बहुत शार्प बनेगी, स्टीप बनेगी, तो कोई इसका इंटरसेक्शन नहीं है कर्व के साथ, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 सॉल्यूशन। k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 का मतलब है कि बिल्कुल जो है वो सेंटर से गुजर रही है, बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है। अब अगर मैं कोई लाइन बिल्कुल यहाँ के बीच से गुजारता हूँ तो कितनी जगह पे जो है वो मेरे ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। मैं इसको बिल्कुल बीच से गुजारूंगा, ठीक है, बिल्कुल बीच से गुजारने का मतलब है कि मैं चेक कर लेता हूँ, कोई कोऑर्डिनेट मार्क करके चेक कर लेता हूँ, x3 पे y3, ठीक है, x3 पे y3, x3 कहाँ पे होगा, पाई से थोड़ा सा पीछे, और y3 कहाँ, ये रहा, तो ये कोऑर्डिनेट तकरीबन यहाँ पे पड़ेगा। अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ तो ये कितनी जगह इंटरसेक्शन कर रही है, हाँ कितनी जगह, 2 जगह इंटरसेक्शन कर रही है। हमने ऐसी अंदाजे से बना के चेक कर लिया, तो इसका मतलब ये कितने सॉल्यूशंस आ गए, 2 सॉल्यूशंस आ गए। अच्छा, फिर वो बोल रहा है k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3 का मतलब है हमारी लाइन जो है वो बन गई y इक्वल्स टू 3x। अब y इक्वल्स टू 3x जब बन रही है तो उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। y इक्वल्स टू 3x का मतलब है थोड़ी सी अब और स्टीप बन जाएगी, यूं जाएगी, यानी अब x इक्वल्स टू 1 पे y3 होगा तो ये जो है वो थोड़ी सी स्टीप बन जाएगी। अब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपके ग्राफ की स्किल्स थी कि जितना आपका ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टीप लाइन बनेगी, ठीक है, बिल्कुल क्लोज बनेगी, और जितनी जो है वो उतनी ज्यादा वर्टिकल बनेगी समझ लो, और जितना ज्यादा ग्रेडियंट कम होगा उतनी ज्यादा थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल की तरफ शिफ्ट होती रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लिए और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दिए। यहाँ पे हम अपनी क्लास को ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कौन सा पेपर करेंगे, इसी का, पहले हम लोग सारे अपने अपने वेरिएंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह मई जून 21 का अपना वाला वेरिएंट करेंगे, ठीक है, मैं ग्रुप पे भी लिख दूंगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाफिज, पेपर देख के आना नेक्स्ट क्लास से पहले।